हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं 5 फरवरी 2024 की करंट अफेयर्स, यानी कि प्रीवियस डे की करंट अफेयर्स हम डेली करते हैं। और आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत ज़्यादा, जैसे यूसीसी, इंटरिम बजट, ठीक है, इन सब से रिलेटेड न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए अगर कोई भी नज़दीक आ रहा है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज की तरफ। तो 5 फरवरी 2024 दृष्टि आईएएस की जो करंट मैगजीन है डेली, वो आती है, ठीक है, डेली वाली। तो पहली न्यूज की तरफ बात करें तो पहली न्यूज ये है कि उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट, अगर आपको पता होगा तो आज के दिन यानी कि उत्तराखंड में यूसीसी रिपोर्ट जो है, ड्राफ्ट जो है वो पेश किया जा रहा है विधानसभा में। और बिल जो है वो पास भी हो जाएगा एक दो दिन में, ठीक है, अभी तक तो शायद नहीं हुआ है, कुछ टाइम बाद बिल पास हो जाएगा। और अगर बिल पास हो गया तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है या इससे रिलेटेड क्या क्या डिटेल है, जैसे कि आर्टिकल 44 वगैरह, ये फंडामेंटल राइट है या डीपीएसपी है, ठीक है, ये ड्यूटी है, किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चैलेंजेस क्या है यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में, और ये जो वीडियो रहेगी प्रीलिम्स फोकस्ड वीडियो रहेगी, ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है। उत्तराखंड के यूसीसी रिपोर्ट की बात करें, उत्तराखंड आपको पता है देवों की नगरी बोला जाता है उत्तराखंड को, देवों की नगरी उत्तराखंड, ठीक है। तो यूसीसी ड्राफ्ट जो है वो टेबल हो गया था उत्तराखंड कैबिनेट ने, और उसने बोला कि 6 फरवरी यानी कि आज के दिन इस बिल को लाया जाएगा इनेक्टमेंट के लिए। एक चीज याद रखना, यूजीसी यूसीसी से रिलेटेड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, रंजना प्रकाश देसाई कमेटी जो है वो यूसीसी से रिलेटेड कमेटी है। रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है, ये सब में प्रकाश फैलाएंगे, यूसीसी आएगा प्रकाश फैलेगा, ठीक है। तो रंजना प्रकाश देसाई किससे रिलेटेड है? यूसीसी। यानी कि देखो, देसाई का मतलब देश, देश में प्रकाश फैलेगा। देश में प्रकाश कैसे फैलेगा? अगर यूसीसी आ जाएगा तो। बस याद हो गई, रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। बताओ कुछ दिक्कत है क्या? यूसीसी क्या है? कॉमन लॉज होगा सभी जो रेजिडेंट्स हैं उत्तराखंड के लिए, उनके रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ऐसी जो चीजें हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। बात कर लेते हैं आगे क्या क्या पावर है। इसमें बिल के रिगार्डिंग कुछ कुछ पावर्स दे रखी हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल, ये अभी प्रीलिम्स के लिए जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं बोल दूंगा कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, रट लो। तो पढ़ लेते हैं बस एक बार, आपको भी कुछ चीजें ना छूटे, मेरी भी कुछ चीजें ना छूटे। आर्टिकल 162 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स टू मैटर विद रिस्पेक्ट टू विच लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज पावर टू मेक लॉस। यानी कि उत्तराखंड इस पे लॉ क्यों बना रहा है, इस पे पार्लियामेंट लॉ क्यों नहीं बना दी? उत्तराखंड के क्या पास पावर है कि वो यूसीसी पे लॉ बना सके? तो यस, उत्तराखंड के पास पावर है, क्योंकि यूसीसी जो है वो, आप ध्यान रखिएगा, कनकरेंट लिस्ट में आता है। यूसीसी किस में आता है? कनकरेंट लिस्ट में। यानी कि क्यों? क्योंकि एंट्री 5 ऑफ कनकरेंट लिस्ट जो है वो मैरिज, डाइवर्स, इन्फेंट, माइनर, अडप्शन, बिल्स, इंटेस्टेसी, सक्सेशन, ज्वाइंट फैमिली पार्टीशन, ठीक है, इनसे रिलेटेड कौन बात करता है? जो यूसीसी है वो इनसे रिलेटेड बात करता है। अगर पूछ ले यूसीसी कौन सी लिस्ट में आता है, अगर पूछ ले मैरिज डाइवर्स कौन सी लिस्ट में आता है, तो वो कनकरेंट लिस्ट में आता है, वो कनकरेंट लिस्ट में आता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, मोदी जी भी बोलते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करनी चाहिए, है ना, ये चीज मोदी जी भी लाल किले से बोल देते हैं। इसी बात पे जो बाकी अदर मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, पुष्कर सिंह धामी, वो भी इस बात पे बोलते हैं कि हम यूसीसी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये दिखेगा कि पार्लियामेंट भी बोल रहा है, स्टेट भी बोल रहा है, सेंटर भी बोल रहा है, स्टेट भी बोल रहा है, तो ये कौन सी लिस्ट में आ सकता है? कनकरेंट लिस्ट में आ सकता है। ये चीज अपने को याद रखनी है। और कनकरेंट लिस्ट पे क्या स्टेट लॉ बना सकता है बताओ? तो बना सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत बना सकता है? आर्टिकल 162 के तहत कनकरेंट लिस्ट पे स्टेट जो है लॉ बना सकता है। अभी तक 3 चीजें याद कर ली हमने कि यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कहाँ पे आ रहा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला स्टेट बन जाएगा यूसीसी लाने वाला, ठीक है। इसके अलावा कमेटी कौन सी है यूसीसी की? रंजना प्रकाश देसाई कमेटी है। कौन सी कमेटी है? रंजना प्रकाश देसाई। देश में प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा, देश में क्या होगा? प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। की हाइलाइट्स देख लें उत्तराखंड के यूसीसी रिपोर्ट की, इंपॉर्टेंट है नहीं, यूसीसी की बात करते हैं। तो यूसीसी जो है वो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। और आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से रिलेटेड है।
और डीपीएसपी बताओ आप पॉलिटिकल फिलोसफी पे काम करते हैं या ये सोशल इकोनॉमिकल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे काम करते हैं, ये आप देख के बताइएगा। सोशल इकोनॉमिकल फिलोसफी पे काम करते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी पॉलिटिकल फिलोसफी पे काम नहीं करते, वो पॉलिटिकल फिलोसफी फंडामेंटल राइट है, सोशल और इकोनॉमिकल फिलोसफी पे डीपीएसपी काम करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। यूसीसी के माध्यम से क्या होगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, जो भी हो, ठीक है, उनकी शादी एक जैसे होगी, शादी एक जैसे होगी, ठीक है, उनका तलाक एक जैसा होगा, यानी कि बहुत सारी चीजें जो वो एक ही कानून के तहत हो जाएंगी। अभी क्या होता है, अभी क्या होता है, आप बोलोगे कि अभी क्या होता है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जैसे अलग है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 अलग है, ठीक है, मुस्लिम लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ एकदम अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। तो ये सारे लॉ ऐसे होते हैं जो अपने अपने धर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं, तो अब ये सारे एक में मिल जाएंगे, एक में मिल जाएंगे तो जज साहब को भी परेशानी नहीं आएगी। मान लो अगर तुम भी जज बनना चाहते हो, तुम्हें भी परेशानी नहीं आएगी, तुम भी एक जगह से पढ़ो, जाके वो चीज अप्लाई कर दो, बात खत्म। जोर से बोलो जय माता दी। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन कर लेगा, जैसे पॉलीगामी हलाल है ना, यानी जो एक ऐसी व्यवस्था, इद्दत इद्दत पीरियड होता है कि मान लो अगर किसी वुमेन को अगर मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स लेना है तो उसे कुछ टाइम पीरियड इद्दत में रहना पड़ेगा। ठीक है, ये मुस्लिम से रिलेटेड एक पीरियड है, इद्दत है ना, याद रखना, अच्छा कंसेप्ट है, अच्छा नहीं मतलब मुसलमान का कंसेप्ट है। ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज, तो ये सारी चीजें होंगी जो खत्म हो जाएंगी और एक समाज के लिए कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अब ये मत सोचिए मुस्लिम के खिलाफ है। अब जैसे चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, राजस्थान में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज होती है, राजस्थान में सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज होती है। हिंदू कास्ट भी होती है वहां पे, हिंदू रिलीजन वाले भी होते हैं, तो उनके लिए भी तो है ये। अगर मान लो ऑल ओवर इंडिया में आ जाए तो उनको भी तो इफेक्ट करेगा। उत्तराखंड में भी चाइल्ड मैरिज होती होंगी, जो वहाँ के ट्राइब्स होंगी कुछ, ठीक है, उनको भी दिक्कत होगी इससे। तो ये सबके लिए है, सबके अच्छे के लिए, सबके भले के लिए। प्रीलिम्स इंपोर्टेंट कुछ नहीं है अभी, ठीक है, प्रीलिम्स इंपोर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। मैरिज वैरिज की एज जितनी रहेगी। हाँ, एक चीज याद रखना, शेड्यूल्ड ट्राइब हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ बिल। इंपोर्टेंट नहीं है भाई, तुमसे कौन पूछने जा रहा है उत्तराखंड का, अगर तुम उत्तराखंड की तैयारी नहीं कर रहे हो। कोई पूछेगा क्या उत्तराखंड का? मुझे तो नहीं लगता कि कोई पूछने बैठा है। ठीक है, रिगार्डिंग क्या है उत्तराखंड से रिगार्डिंग, कि एक तो ये इन्फ्रिंज अपॉन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 आपने वहां पढ़े होंगे कि वो हमें रिलीजन की फ्रीडम देता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस फ्रीडम को हमसे छीन रहा है। ठीक है, ये राइट और इंटरेस्ट एसटी जो उत्तराखंड के, उनके भी इंटरेस्ट और राइट को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो ये उत्तराखंड के बारे में था। बात कर लेते हैं यूसीसी की। अब है प्रीलिम्स इंपोर्टेंट फोकस, ये यहां से प्रीलिम्स से रिलेटेड। यूसीसी आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में है। इंप्लीमेंट कैसे होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन के ऊपर छोड़ दिया है। गोवा एक ऐसा स्टेट है जो यूसीसी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, फॉलोइंग पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867, याद रखना अगर यूसीसी अभी किस कंट्री किस स्टेट में है तो वो गोवा में है, ये अपने को याद रखना है। साहबानो बेगम केस में बहुत इंपॉर्टेंट फेमस केस है साहबानो बेगम केस। इसमें इन्होंने बोला था कि आर्टिकल 44 हैज रिमेन्ड ए डेड लेटर एंड कॉल्ड फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। सरला मुदगल केस में भी ऐसी बात आई थी कि भाई जो यूसीसी आप उसे इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, इतना केस आपसे कोई पूछने वाला है नहीं। बात ये है, लेकिन लॉ कमीशन ने बोल दिया था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला फेवर में, अब कुछ अपोजिशन भी बोलेंगे। तो लॉ कमीशन ने बोला 2018 में 21st लॉ कमीशन ने कि फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। अगर आप मेंस लिख रहे हो तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा से एक बार इस लाइन को पढ़ लो। क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। जैसे अभी बाहर गोभी वाले की आवाज आ रही वो नहीं खरीदनी, ऐसे ही यूसीसी नहीं लगाना था, ऐसा इन्होंने बोल दिया, क्योंकि सेक्युलरिज्म भी कोएग्जिस्ट करना चाहिए प्रिवेलिंग प्लूरलिटी इन द कंट्री। ठीक है, यहां तक बात हुई, लेकिन ये कोई ज्यादा बात थी नहीं और ये न्यूज भी खत्म हो गई यहां तक की। तो इस न्यूज में हमने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा, कुछ खास सीखा क्या इस न्यूज में? नहीं सीखा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44, कमेटी कौन सी? रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। कमेटी कौन सी है? रंजना प्रकाश देसाई कमेटी है। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई कमेटी है। पहला स्टेट कौन सा इसे इंप्लीमेंट करने वाला? गोवा पहला स्टेट है इसे इंप्लीमेंट करने वाला। ठीक है, किसके तहत आता है ये? डीपीएसपी के तहत आता है ये। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें अगर कुछ रिलेटेड केस आप जानना चाहो तो सरला मुदगल केस है, सरला मुदगल केस है। ठीक है, साहबानो केस है, साहबानो केस है ना, ये इससे कुछ रिलेटेड केस थे। ये था यूसीसी के बारे में। इतनी बड़ी बकवास न्यूज दे दी, इन 5 लाइन में 5 पॉइंट याद करने हैं न्यूज के बारे में। ठीक है, तो ये थी न्यूज। चलते हैं आगे, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक। इंटरिम बजट
2024-25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है एक एक लाइन आपके लिए प्री के लिए भी ये न्यूज की इंपॉर्टेंट बन जाए। यूसीसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 साल से चलता आ रहा है, 20 साल चलेगा, कुछ नहीं होना जाना है ना। पेपर में एक आध क्वेश्चन आ जाए तो देखते रहो स्टेट पीसीएस में। इंटरिम बजट के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात मैं बता दूं, बजट, इंटरिम बजट कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये सरकार ने आपस में एक सहमति बना लिया, इनफॉर्मल सहमति, वो भी कोई फॉर्मल सहमति नहीं है। मोदी जी गए राहुल गांधी जी के पास, मोदी जी ने बोला देखो, नहीं राहुल गांधी जाए मोदी जी के पास, बोलो देखो मोदी जी तुम चुनाव तो जीत रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर तुमने इसमें ऐसी कुछ अच्छी अच्छी घोषणाएं कर दी कि भाइयों बहनों आज से 10 लाख फ्री है ना, तो हम तो चुनाव वैसे ही हार रहे, हम वैसे भी हार जाएंगे फिर। तो मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम इंटरिम बजट लेके आएंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो बड़ी योजना हो, बड़ी योजना होगी तो हम 2000 जुलाई के बाद उसे लागू कर देंगे, ठीक है। यानी कि जुलाई में जब नया बजट आएगा उसमें हम ले आएंगे, क्योंकि हर सरकार जब बनती है वो अपना नया बजट लेके आती है। सरकार बन जाएगी मई में, जून जुलाई में बजट आ जाएगा। तो इंटरिम बजट का मतलब है, और ये आज मोदी जी के जमाने से नहीं होता, शुरू में पहले से, शुरू से ही जवाहरलाल नेहरू के जमाने से, ठीक है। तो इंटरिम बजट का मतलब ये है कि एक ऐसा बजट जब उस साल चुनाव हो तो चुनाव से जस्ट पहले वाला बजट, जिसमें कोई बड़ी घोषणा ना हो, बस जो लास्ट साल घोषणाएं चल रही हैं वो हो, और बाकी जो पेंशन सैलरी वैलरी का जो खर्चा है वो उनको मिल जाए, बस इंटरिम बजट इससे रिलेटेड होता है। 2024-25 लॉन्च हुआ क्योंकि 2024 में चुनाव है, इसलिए इंटरिम बजट ये लॉन्च हुआ, ठीक है। विकसित भारत बाय 2047 एक इसकी थीम टाइप है जो इंटरिम बजट ने यहाँ रखनी है। इंटरिम बजट है क्या? इंटरिम बजट है क्या मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। जनरल इलेक्शन से पहले पहले ये बजट आता है, एसेंशियल सर्विस का जो खर्चा वर्चा है वो आता है, ठीक है। इंटरिम बजट अगर थोड़ा सा देखें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में तो आर्टिकल 112 में इसका थोड़ा सा जिक्र है। वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 में है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। तो पर्पज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन टू मीट एसेंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर ए लिमिटेड पीरियड अंटिल द बजट इज अप्रूव्ड। देखो इंटरिम बजट क्या है कि जनरल इलेक्शन से पहले जो भी खर्चा है उसके लिए गवर्नमेंट बजट पेश करेगी। वोट ऑन अकाउंट क्या है? वोट ऑन अकाउंट है कि लिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक आपको बजट अप्रूव ना हो, जब तक बजट, मान लो आपने कोई कोरोना आ गया, मान लो कोरोना आ गया और उसको हटाने के लिए आपको 10,000 करोड़ रुपए आज ही चाहिए, 10,000 करोड़ रुपए जो है वो आपको आज ही चाहिए। आज आपका सेशन चल नहीं रहा है ना, या आपका राज्यसभा या कोई दिक्कत है, ठीक है, अब बजट अप्रूव नहीं हो रहा, मतलब 10,000 करोड़ का, तो आप क्या करो, वोट ऑन अकाउंट करा लो, वोट ऑन अकाउंट करा लो, वो रुपए आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिल जाएंगे, फिर बाद में बजट अप्रूव हो जाएगा, वो रुपए आप वहां से जो भी है ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। जो इंटरिम बजट होता है वो स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली फ्यू मंथ बिफोर द गवर्नमेंट, जैसे फरवरी है, मई में चुनाव है, और जो वोट ऑन अकाउंट होता है वो 2 मंथ फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1/6 ऑफ टोटल एस्टिमेशन। जैसे मान लो पूरी स्कीम का एस्टिमेशन है 60,000 करोड़, तो उसका 1/6 यानी कि 10,000 करोड़ आपको मिल जाएगा। कैन प्रपोज चेंज इन द टैक्स डिजाइन, हाँ टैक्स चेंज हो सकता है इंटरिम बजट में, कोई बड़ी बात है क्या? बजट में तो टैक्स चेंज होते ही रहते हैं, और जो वोट ऑन अकाउंट है वो टैक्स चेंज नहीं कर सकता। वोट ऑन अकाउंट कोई बजट नहीं है, वोट ऑन अकाउंट एक स्कीम के लिए पैसा लेना है, ये याद रखना, ठीक है। ये कंटिन्यूटी बताता है कि हाँ भाई अगर कोई गवर्नमेंट भी आएगी नई वाली तो उसे वो बजट दिखेगा कि हमारे पास पैसा है, इससे पैसे को हम आगे ले जा सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज, कोई पब्लिक सर्विस करनी है, आपको बजट पास नहीं होगा तो आप उस सर्विस के लिए पैसा ले लो, तो गवर्नमेंट अपना काम कर लेगी, पब्लिक सर्विस हो जाएगी, ये इसका कंसेप्ट है। समझ आया इंटरिम बजट? इंटरिम बजट का आर्टिकल बताओ, इंटरिम बजट का आर्टिकल बताओ 112, वोट ऑन अकाउंट का आर्टिकल बताओ 116, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट दोबारा समझ लो, इंटरिम बजट का कंसेप्ट है जैसे मई में चुनाव है तो उससे पहले फरवरी में एक ऐसा बजट लाना है जिसमें कोई भी बड़ी घोषणा ना हो, बस सरकार का कंटिन्यूएशन चलता रहे कि हाँ जो सैलरी वैलरी पेंशन वेंशन जो नॉर्मल खर्चा है वो देना है, जो नॉर्मल खर्चा आना है या जो रेवेन्यू आना है वो आना है, ठीक है। इंटरिम बजट वोट ऑन अकाउंट क्या है? मान लो अब सरकार पे एकदम अचानक से कोई देश में आपदा आ गई, सरकार को किसी नई स्कीम पे पैसा खर्च करना है और स्कीम लॉन्च करना जरूरी है, स्कीम के लिए भी बजट पास नहीं हो पा रहा, तो सरकार वोट ऑन अकाउंट करा लेगी और उस स्कीम का 2 महीने के लिए 1/6वां हिस्सा, जितने 1,000 करोड़ की है उसका 1/6वां हिस्सा सरकार उस फंड में यूज कर सकती है वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से। ये था इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट का कंसेप्ट, ठीक है। यूनियन बजट की बात कर लेते हैं। इंटरिम बजट यूनियन बजट से ही रिलेटेड होता है, ये चीज अपने को याद रखनी है। तो यूनियन बजट से रिलेटेड बात करें तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना
पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म कहीं भी मेंशन नहीं है, पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट टर्म कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, वो बात करेंगे। 112 आर्टिकल में आर्टिकल नंबर 112 में ये रिलेटेड है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट जो है वो हर फाइनेंशियल ईयर से पहले बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बिफोर उसे रखता है। बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है। बजट बनाता कौन है, तो बजट डिवीजन होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और नीति आयोग के साथ मिलकर बजट बनाते हैं, ठीक है। मेजर कंपोनेंट ऑफ बजट क्या होता है, रेवेन्यू, कैपिटल, रिसिप्ट, वेज एंड मींस, एस्टीमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना आया कितना गया, पिछली साल कितना था, पिछली साल कितना हुआ, इसलिए तुम्हें रेवेन्यू सॉरी हमारा मतलब एक एस्टीमेट कितना है, ठीक है, वो सारी बात है। 2017 तक दो बजट होते थे, रेलवे बजट और जनरल बजट। 2017 के बाद मोदी जी आए, मोदी जी बोले मैंने रेल में चाय बेची है, मैं दो बजट नहीं देने दूंगा, रेल का बजट भी उन्होंने जनरल बजट में मिला दिया। ये यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो गया। स्टेज ऑफ बजट क्या है, प्रेजेंटेशन, जनरल डिस्कशन, स्क्रूटनी, वोटिंग, एप्रोप्रिएशन, फाइनेंस बिल, ये सब नॉर्मल है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना है कि अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन बजट के लिए क्या प्रोवाइड कराता है कि कोई भी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बिना डिमांड फॉर ग्रांट नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। कोई मनी जो टैक्स इंपोज कर रहा है बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये चीज अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। कोई भी मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप नहीं निकाल सकते जब तक एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाए लॉ के माध्यम से। ये चीज अपने को याद रखनी है। फाइनेंस बिल या मनी बिल जो है उसे आप लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट जो है राज्यसभा में कोई पावर नहीं है उसकी वोट ऑन डिमांड की। और मनी फाइनेंस बिल जो है वो लोकसभा को राज्यसभा के द्वारा 14 डेज में या तो लौटा दो, नहीं तो वो मान लेंगे पास है। मेरा चैन मेरा दुख लौटा दो, गाना सुना है। तो ये इंटरिम बजट कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सबने पॉलिटी में पढ़ा होगा। मेन बात करते हैं न्यूज की, सब न्यूज में चलते हैं। तो 11.1% इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो आपका कुछ नया सर्विसेज बनाएगी, ठीक है ना, वो एक्सपेंडिचर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप कर रहे हो, तो उस एक्सपेंडिचर में 11.1%। और ये 11.1 बहुत अच्छा आंकड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 करोड़ 11,01,111 करोड़ पे है, ठीक है। ये भी चीज अपने को याद रखनी है, जो 3.4% ऑफ जीडीपी है। तो 11.11 से रिलेटेड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये अपने को याद हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन कितनी करी है इस बार हमने, 7.3 करी है कि लगभग इतनी होगी। आईएमएफ ने कितनी बताई है, 6.3 बताई है। देखते हैं क्या होता है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल रिसिप्ट जो है हमारी 30.80 लाख करोड़ है। इसके लिए ना आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, मृणाल सर ने एक वीडियो बनाई है इसके लिए 3, ठीक है, वो भी जरूर देखिएगा यार। उसमें ना उन्होंने बेसिक्स क्लियर किए हैं, तो वो चीज आप देख सकते हैं, अच्छी वीडियो है बजट से रिलेटेड। ओके, तो टोटल रिसिप्ट कितना, 30-80 लाख करोड़ टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, टोटल टैक्स रिसिप्ट है, जाने दो, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्ट्रेट पीसेस वगैरह कोई छोटा एग्जाम हो तो प्रीलिम्स में शायद ही पूछे इतना, ठीक है। जीएसटी जो है अपनी 1.65 लाख करोड़ पहुंच चुकी है, तो ये भी अपने को याद रखना है। फिजिकल डेफिसिट 5.1% है और गोल है इसका 4.5% करने के लिए। फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, 2 + -4 आपको याद होगा, ठीक है, एफआरबीएम के माध्यम से, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। टैक्सेशन में माध्यम करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के जो रेट है वो पहले जैसे ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज अपने को याद रखनी है। नो टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स पेयर विद इनकम अप टू 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। 7 लाख रुपए तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा, ये भी चीज अपने को याद रखनी है। सर्टेन टैक्स बेनिफिट फॉर स्टार्टअप 31 मार्च 2025 तक। नॉर्मल चीजें स्टार्टअप के लिए टैक्स बेनिफिट मिलते ही रहते हैं। प्रायोरिटीज किसके ऊपर है, पुअर, वुमेन, यूथ, यंग, फार्मर के ऊपर प्रायोरिटी है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 25 करोड़ पीपल बाहर आए, कुछ बड़ी बात नहीं है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर अंडर पीएम स्वनिधि, उनको एक इस योजना का लाभ मिला है, इसमें कुछ लोन मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। पीएम स्वनिधि किससे रिलेटेड है, अगर वो ये पूछे तो ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं इनको लोन देने से रिलेटेड ये है, उनको क्रेडिट देने से ये जो स्कीम है रिलेटेड है, ये इंपोर्टेंट है, पीएम स्वनिधि योजना, ठीक है। मुद्रा योजना में 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन मिले। वुमेन जो एंटरप्रेन्योर है।
है ना। स्टेम यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी और जो मैथ कोर्स होते हैं उनसे हम स्टेम बोलते हैं। लखपति दीदी, है ना, लखपति दीदी, ये ध्यान रखना, लखपति दीदी किससे रिलेटेड है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ये आपकी दीदी की बात नहीं होती जो लखपति हैं, तो ध्यान रखिएगा, लखपति दीदी किससे रिलेटेड है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और फीमेल एनरोलमेंट भी बढ़ा है हायर एजुकेशन में। स्किल इंडिया मिशन में यूथ ट्रेनिंग जो है वो चल रही है, तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है, ठीक है। पीएम किसान स्कीम के तहत आपको पता होगा हर साल 6,000 रुपए महीने मिलते हैं, 2,000 रुपए की 3-3 किस्तें आती हैं, ये पीएम किसान में होता है, ठीक है। फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, ठीक है। ई नैम, है ना, ये भी अपने को याद रखना है, मंडी जो बनाई है अपनों ने, ई नैम से याद रखना है, एग्रीकल्चर ट्रेड वगैरह से रिलेटेड है। ई नैम पूछ लेगा वो, हम ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ऑनलाइन मीटिंग सोच रहे होंगे, नहीं, ठीक है। ई नैम मंडी से रिलेटेड है, ई नैम किससे रिलेटेड है? मंडी से रिलेटेड है, ठीक है। यार जोक सुना दो कोई एक अच्छा सा, चलो, है ना, ये भी जोक ही था, ठीक है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेलवे के लिए वंदे भारत है, सबको पता है। एविएशन में उड़ान स्कीम है, सबको पता है, ठीक है। नमो भारत है, ये सारी एक क्लीन एनर्जी के लिए हम बात कर रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए बात कर रहे हैं। रूफटॉप सोलराइजेशन एक नई स्कीम चली है, ध्यान रखना, ठीक है, रूफटॉप सोलराइजेशन। ई व्हीकल इकोसिस्टम को हमने बढ़ाना है, ठीक है, ये अपने को याद रखना है। हाउसिंग सेक्टर कुछ इसमें है नहीं, 30 मिलियन अफोर्डेबल हाउसिंग रूरल एरिया, चलो ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, पूनम पांडे को याद करो, पूनम पांडे जी, भाई सम्माननीय महिला, देश की सबसे ज्यादा सम्माननीय महिला पूनम पांडे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड है ना। मैंने क्यों बोला यहाँ पे, क्योंकि उसने अपनी मौत की खबर फैलाई थी ना, मैं मर गई हूँ गाइस, ठीक है, फिर वो जिंदा हो गई, है ना, तो आपके लिए हुई थी बस वो जिंदा, ठीक है, आपको बहुत याद आ रही थी, तो वो आपके लिए जब जिंदा हो गई तो फिर सर्वाइकल कैंसर के बारे में न्यूज स्प्रेड हुई, फिर उन्होंने बोला चलो चलो सर्वाइकल, इसमें ना एक वैक्सीन आती है सर्वावैक, सर्वावैक, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड ये वैक्सीन है, ये जो गर्ल्स हैं 9 से 14 ईयर्स उनको दी जाएगी ये वाली वैक्सीन, तो ये चीज अपने को याद रखनी है। यूविन प्लेटफॉर्म, यार ये देख लो, है ना, यूविन प्लेटफॉर्म इंपोर्टेंट है, इम्यूनाइजेशन एफर्ट मिशन इंद्रधनुष से रिलेटेड है, यूविन प्लेटफॉर्म, यूविन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी चीज अपने को याद रखनी है। ये क्वेश्चन है मुझसे ना 1-2 दिन पहले भी किसी ने पूछा था, यूविन प्लेटफॉर्म, मैंने तुक्का मारा था, जिसने पूछा उसने भी तुक्का मारा, दोनों का सही गया, ठीक है, तो ये भी चीज याद रखनी है। आयुष्मान भारत में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, है ना, ये याद रखना है। नैनो डीएपी, नैनो डीएपी आप समझते हो ना, छोटे छोटे जो लिक्विड फॉर्म में नैनो डीएपी आ जाएगा, है ना, वो सब में जाएगा, ठीक है। तो फूड एंड माउथ डिजीज किस में होती है? फूड एंड माउथ डिजीज कैटल्स में फूड एंड माउथ डिजीज होती है, ये याद रखना है। ऑयल सीड पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नैनो डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट होता है, तो ये इफको द्वारा प्रमोट किया जाएगा और ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस डेफिशिएंसीज को सही करेगा, कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं। मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, एक आपने स्कीम पढ़ी होगी, पीएम मत्स्य संपदा योजना, पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो ये जो कोस्टल एरियाज है उनमें जो मछली पालन करते हैं उन लोगों से रिलेटेड है, फिशरमैन की स्टेट को ये सुलझाएगी। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा सभी स्टेट को कि जाओ खाओ कमाओ, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है ये। और बाकी तो सनराइज डोमेन, सनराइज डोमेन क्या होते हैं? जो नए नए स्टार्टअप सेक्टर हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको हम सनराइज डोमेन बोल देते हैं, उनको भी हम 1 लाख करोड़ का बजट देंगे। और गोल क्या है सबका? विकसित भारत जो है वो गोल है, ठीक है। रुपीज कहाँ कहाँ से आते हैं यार, इसके लिए मैं बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, मृणाल सर की वीडियो देखो, यहाँ पे टाइम पास मत करो, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से और एक्सपर्टीज भी है उनको इकोनॉमी समझाने में, तो ये चीजें वो आपको समझा पाएंगे। लेकिन 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 सुनो, पहले मैं कुछ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। सबसे ज्यादा हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी में प्रोडक्शन होता है वो सोलर पावर के माध्यम से होता है, सोलर पावर के माध्यम से, ठीक है। और कितना होता है? लगभग लगभग इस समय हमारा 67 गीगावाट के आसपास जो है वो प्रोडक्शन है, 67 गीगावाट सोलर माध्यम से। और सबसे कम जो है, सबसे कम जो है, बताओ किसमें? सबसे कम जो है वो न्यूक्लियर में है, सबसे कम जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, वो लगभग 3 से 4% के आसपास है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है ना, सबसे ज्यादा किसमें? सोलर में, सबसे कम किसमें? न्यूक्लियर में, ठीक है। तो ये चीज अपन याद कर सकते हैं इसमें, बाकी तो इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा जो मैं आपको बताऊं। फंड रिलेटेड टू बजट ऑफ इंडिया देख लेते हैं, इंपोर्टेंट न्यूज आ जाती है फंड से रिलेटेड। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में आता है, जहाँ पे सारे रेवेन्यूज, लोन्स, लोन रिपेमेंट, रिसीव जो होते हैं, रिसीव पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है, तो वो याद है होनी चाहिए कि आर्टिकल 266 क्लॉज 1 किससे रिलेटेड है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है।
इसमें अगर आपको पैसा निकालना है तो किसकी परमिशन चाहिए? पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए। चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए आपको कोई परमिशन नहीं। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो पता है सबको, जज की सैलरी जाएगी जाएगी, पीएम की सैलरी जाएगी, आपकी मंत्री की सैलरी आएगी आएगी, कोई और सरकारी खर्चा है वो आएगा ही आएगा। उसमें कोई आपको ऐसा कुछ नहीं है कि पार्लियामेंट की परमिशन लेते घूमो, जज साहब है ना, जज साहब घूम रहे हो पीछे मंत्री जी के, अरे भाई साहब वो सैलरी दिलवाओ ज़्यादा, ठीक है। मंत्री जी बोल रहे हैं पहले फैसला दे दो, हम मर्डर करके आ रहे हैं तो ठीक है, उसमें हमें बरी करो, हम तुम्हारी सैलरी का इंतजाम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। चार्ज एक्सपेंडिचर में सैलरी आपको बिना पार्लियामेंट की परमिशन के लिए मिल जाती है, वो शुरू में ही वोटिंग हो जाती है बजट वाले टाइप पे। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 क्लॉज 2 से रिलेटेड है। यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड वगैरह, स्मॉल सेविंग, पोस्टल डिपॉजिट, इनसे रिलेटेड जो पैसा है वो इसमें आता है, वो चीज़ अपने को याद रखनी है, ठीक है। पार्लियामेंट की परमिशन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में नेसेसरी है क्या? नहीं, सरकार इसमें अपने अनुसार पैसा खर्च कर लेगी। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 क्लॉज 1 267 क्लॉज 1 से रिलेटेड है। ये इसलिए है कि अगर मान लो अचानक से कोई, जैसे मान लो अचानक से कोई एक आपदा आ जाए देश पे, तो उसमें कुछ पैसा खर्च करना पड़े तो वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अपन ले सकते हैं। ये उसके लिए एक फंड जो है पार्लियामेंट बनाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। तो ये था एक आज का कंसेप्ट। अगर इसे मैं रिवाइज करने की कोशिश करूँ, इंटरिम बजट जो हमारे पेपर से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहले तो ये बता दो आर्टिकल 266 क्लॉज 1 किससे रिलेटेड है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लॉज 2 किससे रिलेटेड है? पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और 267 किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है बताओ जल्दी? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। इंटरिम बजट आर्टिकल नंबर किस में दे रखा है? आर्टिकल नंबर 112 में। वोट ऑन ग्रांट आर्टिकल नंबर 116 में, ठीक है। इंटरिम बजट हर लोकसभा चुनाव से या जनरल इलेक्शन से पहले आता है, और ये जो पिछले साल की पॉलिसी चल रही है उनको ही लगभग चलाता है। क्या ये टैक्स रिजाइम में चेंज कर सकता है? तो कर सकता है। क्या ये 116 टैक्स रिजाइम में चेंज कर सकता है? तो नहीं कर सकता, ठीक है। ये कुछ इंटरिम बजट से रिलेटेड बातें हैं जो आपने को याद रखनी है, ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है अपना, ठीक है। अपना ना मेरा न्यूज़ पढ़ो, आगे बढ़ो, थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो, प्रीलिम्स क्लियर करो, फिर मेरे साथ इंटरव्यू दो, और फिर कोई पूछे भाई आपका सिलेक्शन कहाँ से हुआ, तो बोलना KNP एनालिसिस से हम पढ़े थे, ठीक है। फिर मैं आपका इंटरव्यू दूंगा। इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये देख लो इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन न्यूज़ क्या है। तो एक इकोनॉमिक्स ऑफ फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन आई है जिसने बोला है कि हाईलाइट किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फूड सिस्टम इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ, मतलब जो हमारा फूड सिस्टम है आज की डेट में उसे हमें थोड़ा सा मतलब एक तरह से सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाना है। ये इस न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। बस एक लाइन में समझो इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट ये है कि आप प्रोडक्शन जो कर रहे हो, आप एग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन किसी भी फूड प्रोडक्ट का कर रहे हो, उसे ऐसे करो कि वो सस्टेनेबल इम्पैक्ट डाले। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, ठीक है। करंट कॉस्ट यही है कि भाई अपने, जैसे आप मान लो गेहूँ उगाते हो तो भाई क्लाइमेट का ध्यान रखो, ठीक है। आप अपने खेत की सॉइल का ध्यान रखो, ठीक है। आप अपने फूड सिस्टम का ध्यान रखो, आप जो बाहर के जो जंक फूड होते हैं उनका ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखो, सोशल कॉस्ट का ध्यान रखो। आप मिलेट्स उगा दो, ठीक है। मिलेट्स को C4 फूड बोला जाता है, मैंने आपको कल बताई थी। मिलेट्स को क्या बोला जाता है? C4 फूड, ठीक है। मिलेट्स को C4 फूड बोला जाता है। तो आप ऐसा ऐसा करो जिससे हंगर भी ना हो, मेल न्यूट्रिशन भी ना हो। आप अपने भोजन में प्रोटीन, विटामिन और इन सब का ध्यान रखो कि इसका कितना प्रोटीन होना चाहिए। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। इस न्यूज़ में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसलिए इस न्यूज़ को हम मुझे दिख नहीं रहा इस न्यूज़ में कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो कुछ नहीं था इतना खास इस न्यूज़ में। नेक्स्ट चलते हैं, चाइना शिफ्टिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो कुछ कुछ हो रहा है चाइना में, जो सिग्निफिकेंट चैलेंज आ रहा है चाइना की इकोनॉमी में, और स्लोएस्ट ग्रोथ रेट रहा है 30 साल में, ठीक है। तो वो क्यों रहा है? वो क्रिपलिंग प्रॉपर्टी क्राइसिस, स्लगिश कंजप्शन, डेमोग्राफिक ट्रेंड, ग्लोबल टर्मोइल की वजह से रहा है, ठीक है। 5.2% ग्रोथ GDP रेट रहा है उसका। तो 126 ट्रिलियन UN पहुंच जाएगा 2023 में, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। फैक्टर्स क्या क्या है, आपसे चाइना की इकोनॉमी तो पूछेगा नहीं निश्चित रूप से, लेकिन याद रखना है कि हाँ भाई 30 साल में तो कम ग्रोथ हुई है, ठीक है। लैक ऑफ जॉब्स फॉर यूथ है ना, उनके लिए कम है। डेमोग्राफिक ट्रेंड का मतलब क्या है? पहले एक चाइल्ड वाली पॉलिसी जो थी ना, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, बच्चे ही नहीं बचे, ठीक है। जो 15 से 59 साल की उम्र के लोग हैं वो कम हो गए हैं।
अनस्टडी रियल एस्टेट मार्केट, ये भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अदर चैलेंजेस क्या है, एनवायरमेंटल कंसर्न है, क्योंकि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन है, ठीक है, ये याद रखना है। यूनाइटेड स्टेट के साथ दिक्कत है, तो क्या है, उसका सामान बहुत सारे स्टेट जो है वो खरीदते नहीं है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है जो यूएस के दोस्त होते हैं। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है, यार अगर कहीं मारने जा रहा है, कहीं युद्ध लड़ने जा रहा है, कुछ नया बना रहा है, पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना बिना बात की चीज़ों में, तो वो भी चीज़ आ जाती है। ह्यूमन राइट कंसर्न जिनजियांग प्रोविंस में यूगर्स कम्युनिटी होती है, UIGHURs, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे दिक्कत आती है, ये अपने को याद रखना है। इंडिया के पास क्या एडवांटेज है, ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बस न्यूज है, इसलिए एक बार नजर मार ले रहे हैं। डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हम जवान है, इंडिया जवान है, ठीक है। तुम जवान हो कि नहीं हो, जवानी दिखाओ अपनी फिर। चलो, इवॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन लैंडस्केप है, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो हम ऐसा ऐसा कुछ अच्छा अच्छा बना रहे हैं। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट कर रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट हमारा अच्छा जा रहा है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी पे हम फोकस कर रहे हैं, रिकॉग्निशन और डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला आ जाएगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बताओ इसका वो कहाँ पे हेडक्वार्टर, तो गुरुग्राम में क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इंडिया के चैलेंज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, स्किल वर्कफोर्स की हमारे पास कमी रहती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में थोड़ी सी लैक ऑफ डिजायर है, हमारे पास R&D कम होता है, ठीक है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बस अपने को इतना याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल टेररिज्म डाटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर, तो अब एक टेररिज्म डाटा सेंटर बनेगा और उसमें एनालिसिस करेंगे आप। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने ये डाटा को कंपाइल किया है, नेशनल टेररिज्म डाटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर, ये अपने को याद रखना है, जहाँ पे सारे डिटेल टेररिस्ट की डिटेल होगी और इंडिया के उसमें मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा भी शामिल हैं, ठीक है। नेशनल टेररिज्म डाटा एंड फ्यूजन क्या है, तो एक नेशनल टेररिज्म डाटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर जो है वो ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस है, अब यानी कि आतंकवादियों का भी डाटा रखा जाएगा, इसलिए जीवन में कभी आतंकवादी मत बनना, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, टेररिज्म से रिलेटेड है, और डाटा रखेगी, डाटा के बाद कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस होगा, उनके फोटो वीडियो ऑडियो पिक्चर, ठीक है, उनके MMS जो भी है वो सारा रहेगा, उनका फिंगरप्रिंट मिल जाए वो रहेगा, उनका आई कुछ मिल जाए, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है, और उसके बाद उनका फेस रिकॉग्निशन सिस्टम मिल जाए वो रहेगा, मेरा फेस छुपा लो भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, इसलिए नहीं कि मैं आतंकवादी हूँ, ठीक है, इसलिए मत छुपाओ, है ना, अच्छा बच्चा हूँ यार, मासूम सा, कहाँ आतंकवादी बना दे हो। चलो, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बस ये है कि हाँ भाई आतंकवादियों का डाटा एक साथ इकट्ठा होगा। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और जो क्रिमिनल रिलेटेड लोग होते हैं उनके फिंगरप्रिंट आप रिस्टोर कर लेते हो, फिर जब भी देखो कहीं पर घटना हुई फिंगरप्रिंट मैच कराओ, जिसके भी मैच हो गए उसे पकड़ के ले आओ, ये हो गया नेशनल फिंगरप्रिंट का कंसेप्ट, ठीक है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के साथ ये डाटाबेस जो है उसे लिंक कर देंगे, तो मतलब सबके साथ लिंक करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें कुछ बकवास है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, इंडिया की है, ये चीज़ ध्यान रखना। फ्रेंडली रिलेशन अगेंस्ट एटॉमिक न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तो ये सारी चीज़ें यूनाइटेड नेशन पे काम करती है। नेशनल तो स्टेटरी बॉडी है, कैसी बॉडी है, स्टेटरी, क्योंकि एक्ट 2008 के अंतर्गत बनाई गई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, नई दिल्ली में, ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ, 2008 में बनाई गई है, तो निश्चित रूप से आपको पता है 26/11 टेरर अटैक हुआ था 2008 में, तो वहाँ से कुछ इसका दिक्कत हुई। कुछ इसमें शेड्यूल है जो एक लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस में आ जाते हैं NIA के द्वारा, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी, अनलॉफुल एक्टिविटीज, एंटी हाईजैकिंग, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, सार्क कन्वेंशन, सप्रेशन ऑफ टेररिज्म, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ज़्यादा इसमें खास था नहीं, बस ये याद रखना है कि जो टेररिस्ट हैं उनका एक डाटा बनाया गया है, और डाटा का एनालिसिस भी होगा, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब होगी, और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के माध्यम से ये वाला काम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होगा अभी तमिलनाडु और कर्नाटका की मिला के टोटल 5 जो नई रामसर साइट्स हैं तो वो इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है। तो टोटल अब रामसर साइट्स 80 हो गई हैं, पहले 75 थी, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अपने को याद रखनी है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे सबसे पहले है एक अन का समुद्र बर्ड कंजर्वेशन।
अगनसीनी एस्चुरी मगधी केरल कंजर्वेशन रिजर्व ये कर्नाटका में है, और कराईवेत्ती और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में दो हैं, याद करो, ये तो आपको याद करवाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो दोबारा से याद कर लो, कराईवेत्ती और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट, कराईवेत्ती और लॉन्गवुड सोलर फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु, ठीक है। बेटी 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 न करा कर तू, वरना लॉन्गवुड सोलह मिला देगी तमिलनाडु, ठीक है। अनक समुद्र, द्वार समुद्र से याद कर लो, क्योंकि कर्नाटका को द्वार समुद्र भी बोला जाता है जहाँ तक है, ठीक है, या फिर स्वर्ण समुद्र भी बोला जाता है, ठीक है। अगनसेनी, अगनसेनी और मगधी केरल कंजर्वेशन एरिया कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट किसके पास हो गई? तमिलनाडु के पास। किसके पास हो गई? तमिलनाडु के पास 16 और यूपी के पास कितनी है? 10, ठीक है। तो तमिलनाडु बहुत आगे है हमसे। रामसर कन्वेंशन सबको पता है 2 फरवरी 1971 को बनाया गया ईरान से, ईरानियन सिटी ऑफ रामसर जो ईरान में है, कैस्पियन सी के किनारे, इसीलिए 2 फरवरी को अपन बैटलैंड डे भी बनाते हैं, ठीक है। इंडिया में कब आया? 1971 में अप्लाई हुआ, तो इंडिया में 1 फरवरी 1982 को आया। ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। इस बार की बैटलैंड की थीम क्या है? 2 फरवरी को जो मनाया गया, बैटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इस बार की थीम है, ठीक है। न्यू डेजिग्नेटेड रामसर, अगर देखो किसी ने रामसर साइट बनाई है तो क्यों बनाई है? कुछ खासियत तो होगी उसमें, उस बारे में जान लेते हैं कि उसकी क्या खासियत है ना, आपकी तरह जैसे आप में खासियत है ना। तो अनका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन जो है ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक है, याद रखना है बस इतना ही, ठीक है। अगनसिनी एस्चुरी जो है, ये अगनसिनी रिवर के साथ तो जाती है, मतलब उससे रिलेटेड तो है ही है। और दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि ये फ्लड, इरोजन रिस्क मिटिगेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, लाइवलीहुड सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिशिंग, एग्रीकल्चर इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट एरिया है। मगधी केरल कंजर्वेशन रिजर्व, तो कुछ कंजर्व करना है तो ह्यूमन बैटलैंड है, बस ये याद रखना है कि ये कैसा बैटलैंड है? ह्यूमन बैटलैंड है। ब्लैक हेडेड एविस, बूली नेक स्टॉर्क, ये सारे कौन है? बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स हैं। ओरिएंटल डार्टर, ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। काविदत्ती बर्ड सेंचुरी की बात करें तमिलनाडु में, तो ये भी वही इकोनॉमी से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। लॉन्गवुड 16 तमिलनाडु। काविदत्ती कहाँ है? बताओ काविदत्ती कहाँ है? तमिलनाडु। काविदत्ती कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है। ये कहाँ पे है? लॉन्गवुड 16 फॉरेस्ट तमिलनाडु। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड होता है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा याद करने वाली बात है नहीं, बस तमिलनाडु में याद रखना है। कोई अगर पूछ ले मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड है वो किससे रिलेटेड है, कोई पूछ ले कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे रिलेटेड है, तो वो भी किससे रिलेटेड है? रामसर साइट या बैटलैंड से रिलेटेड। रामसर साइट तो गलत है, बैटलैंड से। बर्ड बैटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फेब को, ठीक है। 14 फेब को क्या मनाया जाता है? बताओ जरा। बजरंग दल का त्योहार। तो ये सारी उससे रिलेटेड है ना। नेशनल बैटलैंड कंजर्वेशन प्लान कब आया? 1985 में, और बैटलैंड को हमें बचाना है, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रेक्स कहाँ पे है? मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड में एक जगह है जो रामसर साइट को देखती है कि भाई सब ज़्यादा आवश्यकता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कंजर्वेशन की। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इससे रिलेटेड है, ठीक है। अपने इंडिया में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में चिल्का लेक भी थी, ध्यान रखना। सबसे पहले कौन थी? चिल्का लेक, बाद में वो हटा दी गई। ये चीज़ अपने को याद होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। इंडियन रामसर साइट कन्वेंशन 75 साइट, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। केवल देव नेशनल पार्क जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो है, और लोकटक लेक मणिपुर है। ये चीज़ अपने को याद रखना है, ठीक है। ये इंडिया की रामसर साइट्स हैं, कल मैंने याद कराई थी सारी, अगर याद ना हो तो देख लेना एक बार और वीडियो, बाकी कल मैं फिर से याद करा दूंगा। एक्सरसाइज वायु शक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पता नहीं कितनी एक्सरसाइज होती है, डेली न्यूज में आती है, बस याद रखो इंडियन फोर्स ने कराई है, पोखरण ट्रेन जैसलमेर में कराई है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई, डस्टेड अपोलो जो एक बटरफ्लाई मिली है हिमाचल प्रदेश में, तो बस ये याद रखना है, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आपको कुछ देखेगा ही नहीं, ठीक है। ये ऐसी है डस्टेड बटरफ्लाई। कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू सबने पढ़ा होगा कि कहाँ पढ़ा होगा सबने कलारीपयट्टू? बैटल ग्राउंड, ठीक है। केरला की एक मार्शल आर्ट है ना, केरला की मार्शल आर्ट है, शायद PYQ भी है ये कलारीपयट्टू। तो हरियाणा ने सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम पे सेकंड पोजीशन हासिल की है केरला के बाद। इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा ने कर ली है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है। और खेलो इंडिया जो उसका वो है एक जो क्या बोलते हैं उसका जो
ब्रांड एम्बेसडर है वो स्नो लियोपोर्ड है, स्नो लियोपोर्ड, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं, सिंबल जो है वो उसका स्नो लियोपोर्ड है। कलारी पैरेड 2 में बस ये याद रखना कि मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ इंडिया है और हरियाणा ने सेकंड पोजीशन हासिल कर ली खेलो गेम्स इंडिया पे। नीतिश डिवाइस, नीतिश डिवाइस समझ लो, नीतिश है ना, ये ऐसी डिवाइस है जो कभी भी कहीं भी पलट जाती है। इस डिवाइस का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये डिवाइस अब ह्यूमन लाइफ्स को बचाएगी, ठीक है। जैसे फ्लैश फ्लड या ऐसी ऐसी कोई अगर घटनाएं होती हैं, यानी कि मौसम से रिलेटेड है ना। नीतिश किससे रिलेटेड है? जिसका मौसम उधर जाने नीतिश। तो ये भी डिवाइस मौसम से रिलेटेड है, लाइटनिंग, फ्लड, हीट वेव, कोल्ड वेव आने वाली है, तो नीतिश बाबू आपको बता देंगे, नीतिश डिवाइस आपको बता देगी, ठीक है। दीप रहिए, समझे। तो ये था आज का न्यूज। आज का न्यूज हम खत्म कर चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा जरूर। वीडियो आपको याद हो जाएगी कल तक, ये पक्का वायदा था। न्यूज़ आपको समझ आने लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।